मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए उस रास्ते पर भीड़ नहीं है। मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए उस रास्ते पर भीड़ नहीं है। इसी के साथ आज लास्ट लेक्चर है कार्बोनेटेड कंपाउंड, 12 है शायद, 12th लेक्चर है। मैंने बोला था 10 से ऊपर लेक्चर बनेंगे और बन भी गए, लेकिन सारे कंसेप्ट्स को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। आज के कंसेप्ट को भी डिटेल में कवर कर लेंगे। जी हाँ, आज बात करनी है हमें सम इम्पोर्टेंट केमिकल यानी कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम खाली 2 कंपाउंड्स पढ़ने हैं, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। उसी के बीच में हम ईस्टर की डेरिवेशन भी कर देंगे, ईस्टर के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें जान लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों कंपाउंड्स पे बेसिकली फोकस करना है। एथेनॉल से शुरू करेंगे, ईस्टर भी पढ़ेंगे बीच में, और इथेनॉइक एसिड पे खत्म करेंगे। फिर लास्ट में इस लेक्चर के सोप्स एंड डिटर्जेंट का कंसेप्ट भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ठीक ठाक बड़ा लेंथ का लेक्चर हो सकता है, तो आराम से देखिएगा, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाइएगा। थ्योरी है, पूरी थ्योरी है, बिल्कुल प्योर थ्योरी। कुछ केमिकल रिएक्शंस आएंगी, उस केमिकल रिएक्शन को आपको लिख के याद करना पड़ेगा और थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एथेनॉल से शुरू करेंगे हम कि एथेनॉल क्या होता है। ठीक है, चलिए। पता नहीं काफ़ी लोगों को पता होगा एथेनॉल क्या होता है, सबने इसकी स्ट्रक्चर भी बना रखा है। देखो, इथेन है और ऑल है। इस ऑल से हमें क्या पता चल रहा है? इस ऑल से हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है। अब इथेन में ऑल मिल रखा है, इथेन में बेसिक से चलो, समझ पता है मुझे कि बहुत बेसिक है, सबको पता है, लेकिन हमेशा बेसिक से शुरू करा करो। इथेन में ऑल मिल रखा है। ठीक है, अब इथेन क्या होता है? C2H6 होता है कि नहीं होता है इथेन? इसमें ऑल मिल रखा है यानी OH ग्रुप मिल रखा है। अब OH ग्रुप को यहाँ आने के लिए एक हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, तो C2H5OH। अरे भैया, यही फॉर्मूला है ना आपके इथेनॉल का। यही मेथनॉल का फॉर्मूला क्या था? CH3OH, उसमें एक CH4 था मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन जाके अल्कोहल आ जाता था। इथेनॉल का एक हाइड्रोजन जाके ऑल ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। इथेनॉल का है। ठीक है, इसका कॉमन नेमिंग, इसकी कॉमन नेमिंग को कहते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल, ये इसकी कॉमन नेमिंग है। तो अगर मैं कहीं पे इथेनॉल यूज़ करूं या इथाइल एल्कोहल वर्ड यूज़ करूं, तो समझ जाना बात इथेनॉल की हो रही है, यानी C2H5OH की बात हो रही है। ये है सबसे बेसिक इसका कि इथेनॉल एक्चुअली में है क्या। ठीक है, उसके बाद इथेनॉल को हमने क्यों पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी भाई? इथेनॉल ठीक है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है इसे? क्यों इसकी थ्योरी समझनी पड़ रही है? क्यों इसकी रिएक्शन पढ़नी पड़ रही है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उन्हें समझना पड़ेगा। वो समझ लोगे तो काम खत्म इथेनॉल का। ठीक है, तो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। 1 बाय 1 पॉइंट्स लिखूंगा, कैसी कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस आएंगी, उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। इसको मिटाने जा रहा हूँ, बेसिक अगर क्लियर है तो चलिए। सेकंड ग्रुप है अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का। अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज क्या होगी? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे करते करते ये सेकंड मेंबर है उसकी होमोलोगस सीरीज का अल्कोहल की। इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। क्लियर? चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत प्यार से नोट्स में पॉइंट बाय पॉइंट जानी चाहिए, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना, लेकिन पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, और साथ में ये लिख लो प्लीजेंट स्मेल है। क्या है? प्लीजेंट स्मेल। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, प्लीजेंट स्मेल। ठीक, क्लियर? पहला क्लियर। दूसरा बर्निंग टेस्ट है। क्या है? बर्निंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट। तीसरा मैं आपसे बोल सकता हूँ कि कलरलेस लिक्विड और प्लीजेंट स्मेल है, बर्निंग टेस्ट है, इसी के साथ इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है।
इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? और क्या बोल सकता हूँ, सॉल्यूबल है वाटर में इन एनी प्रोपोर्शन, अभी समझाता हूँ। सॉल्यूबल इन वाटर, अभी खाली इतना याद कर लो कि जो इथेनॉल है वो वाटर से किसी भी प्रपोर्शन में, चाहे 2:1, 3:, ये सुना है ना, सुना है कि नहीं, किसी भी प्रोपोर्शन में सॉल्यूबल है। बस इतना समझ लो भी, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इथेनॉल इज सॉल्यूबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ द, अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। लेकिन हाइड्रोक्साइल अभी आपको समझाऊंगा कौन सा ग्रुप अल्कोहल में लगा रहता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो हायर क्लास वाली बात है। लेकिन अभी इतना समझ लो, सॉल्यूबल इन वाटर, अगर कोई पूछे क्यों, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट इन इट, बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट इन इट, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। चलो ये भी हो गया, और बढ़ते हैं। कलरलेस लिक्विड पहली, बर्निंग टेस्ट दूसरी, प्लेजेंट स्मेल उसके साथ, लो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूबल इन वाटर, और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि इट डज नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर। लिटमस पेपर तो सभी जानते होंगे, एसिड बेस सॉल्ट में सब पढ़ के हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि डज नॉट इफेक्ट लिटमस पेपर, ये क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इस पर लिख भी लेना कि वेरी इंपॉर्टेंट साइड में। और ये क्यों है, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं भी बताता हूँ कि डज नॉट इफेक्ट लिटमस पेपर क्यों, क्योंकि एथेनॉल क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोई भी हाइड्रोजन आयन का प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई भी हाइड्रोजन आयन का यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सी और हाइड्रोजन के बीच में, तो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, नो आयंस आर प्रेजेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस नहीं है तो कोई पीएच देगा नहीं, हाइड्रोजन आयंस तो डिस्क्राइब करते हैं ना पीएच को, तो हाइड्रोजन आयंस ही नहीं है तो कोई पीएच ही नहीं है, तो ना वो एसिड है ना बेस है, तो लिटमस पेपर को अफेक्ट करेगा ही नहीं, ना सॉल्ट है, मतलब ऐसी चीज़ है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द मेन रीजन, बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब नो हाइड्रोजन आयंस, नो हाइड्रोजन आयंस तो, या कोई भी आयंस नहीं है, कोई भी आयंस नहीं है तो लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करेगा, कोई एसिड बेस और सॉल्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। तो ये हैं 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। कभी कभी पेपर में डायरेक्टली भी पूछ लेता है, या कभी कभी ऐसे गिव रीजन बना के पूछ लेता है कि व्हाई डज नॉट इफेक्ट लिटमस पेपर, ये क्वेश्चन आ भी रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है। तो 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी, नोट डाउन करें इसे, फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाता हूँ, इसे अगर पॉज करके नोट डाउन करना है, पॉज करके इन सारी 5 प्रॉपर्टीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो चुका है, अब पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें कुछ 4-5 केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 4-5 केमिकल रिएक्शन, उसके बेसिस पे फिर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चलने लगेगी एथेनॉल की, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कम, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल वो ज़्यादा है। और वही आपके में होगा, आपने पढ़ा होगा वो कि कैसे एथेनॉल का रिएक्शन हम कंबशन करते हैं, कैसे एथेनॉल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो इथेनॉइक एसिड मिलता है, कैसे सोडियम मेटल के साथ एथेनॉल को रिएक्ट करेंगे तो कुछ मिलेगा, कैसे ईस्टर फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें हमें दोनों में पढ़नी है। अभी देखो केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एथेनॉल की, तो कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, और फिर इथेनॉइक एसिड की जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो डाल लो केमिकल रिएक्शन से, डाल लो, ज़्यादा सूट करता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब 100% प्योर इथेनॉल यूज करता है ना, यानी अगर मैंने 100% प्योर इथेनॉल कहीं पर रख लिया तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसे क्या जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, और बहुत हार्मफुल होता है अगर उसको कंज्यूम करा जाए। मतलब वो 100% प्योर इथेनॉल होता है, जो अल्कोहल होता है उसमें थोड़ा मात्रा में इथेनॉल मिला होता है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, लेकिन जो 100% प्योर इथेनॉल होता है ना उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, और उसे अगर कोई कंज्यूम करेगा तो इट इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रख के चलना, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। चलो देखो, इसमें मुझे तो पहले 2 मेन पढ़ाने हैं जिसमें कंबशन और ऑक्सीडेशन, उसके बाद मैं कुछ और मेटल्स के साथ भी इथेनॉल की रिएक्शंस आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जो पहले अभी मुझे 2 आपको समझाने बोर्ड पे वो है कंबशन रिएक्शन ऑफ एथेनॉल और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। तो कंबशन रिएक्शन तो आप सब जानते हैं, पहला पॉइंट लगा के डाल दीजिए, लिख लीजिए कंबशन, ठीक है।
कंबशन आप सब जानते हैं, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग इन O2, ठीक है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सब जानते हैं आप। मतलब C2H5 को मुझे बर्न करना है ऑक्सीजन में और फिर देखना है कि क्या मिलता है। देखो C2H5 यही है इथेनॉल, सभी को पता है। O2 मिलाऊंगा इसमें, ऑक्सीजन में बर्न करना है, बर्न करना है, हीट मान लो, बर्न हीट, ठीक है, कंबशन करना है, इसका लिख लो कंबशन, इसका क्या करना है, कंबशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिला के क्या मिलेगा। पिछले लेक्चर में समझाया था जब कंबशन रिएक्शन करवाया था, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर रिएक्शन करवाओगे, कंबशन रिएक्शन करवाओगे तो हमेशा CO2 प्लस H2O मिलेगा। अब बैलेंसिंग अलग अलग होती है, ठीक है, बैलेंसिंग की बात है वो आप खुद करेंगे, कार्बन यहाँ अलग, जैसे अलग अलग कंपाउंड लोगे तो अलग अलग नंबर से बैलेंस होगी इक्वेशन, समझ रहे हो ना। लेकिन हमेशा बनेगा CO2 H2O, और ये H2O क्या है, वाटर वेपर है, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में बनेगा, ये भाप के फॉर्म में वाटर बनेगा, ठीक है। CO2 तो बनता है गैसेस फॉर्म में ही, ठीक है। प्लस हीट और प्लस लाइट, ये भी मैं यहाँ लिख लो, प्लस हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, प्लस लाइट एनर्जी इवॉल्व होती है। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो कंबशन रिएक्शन मेरे ख्याल से क्लियर है। अब कुछ इसके एप्लीकेशन यूज, देखो ये क्लियर, बेसिक क्लियर है ना। अब कुछ इसके एप्लीकेशन आते हैं कि जो है ना, ये कंप्लीटली कंबाइन हो जाता है, कंबशन, कंप्लीट कंबशन देता है ऑक्सीजन के साथ, यानी बिल्कुल ही क्लीन ब्लू फ्लेम। ये सब बातें कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, कंबशन रिएक्शन जब डिटेल में पढ़ा रहा था। क्लीन ब्लू फ्लेम ये देता है, क्लीन ब्लू फ्लेम ये देता है जब ये कंबशन रिएक्शन करता है, यानी इट इज अ क्लीन फ्यूल, इट इज अ क्लीन फ्यूल, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। इन सम कंट्रीज इट इज इवन यूज्ड एज विद पेट्रोल, ठीक है। कुछ कंट्रीज में पेट्रोल के साथ इसे यूज करा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है। जब इसको बर्न करोगे तो इसमें से हार्मलेस ही सब्सटेंस रिलीज होंगे, कोई हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज नहीं होगा, बिल्कुल क्लीन फ्यूल है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस होगा। जो अनक्लीन होते हैं ना, जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पड़ा था, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि सारा तो हो नहीं पाता भाई, सारे ऑक्सीजन के साथ तो कंबशन हो नहीं पाता, कुछ कार्बन बच जाता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, वो हार्मफुल होता है। लेकिन जो सैचुरेटेड होते हैं, ये जो एथेनॉल है वो एकदम क्लीन फ्यूल है, सिर्फ CO2 और H2O देगा, हार्मफुल नहीं है। इसलिए कुछ कंट्रीज में इसको इथेनॉल के साथ पेट्रोल को यूज़ करा जाता है, पेट्रोल देने में, मतलब पेट्रोल के तौर पे इसे भी उसमें यूज़ करा जाता है एज अ इंग्रेडिएंट, एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ पेट्रोल इथेनॉल इज़ यूज्ड, सो दैट द क्या कहते हैं, जो मात्रा है उसकी आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की वो बिल्कुल ना रहे और ये बिल्कुल क्लीन फ्यूल हो। तो क्योंकि पेट्रोल थोड़ा सा अनक्लीन भी होता है, बिल्कुल क्लीन फ्यूल नहीं होता है, तो इथेनॉल अगर उसमें मिल जाएगा तो थोड़ा उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करेगा। क्लियर? कंबशन क्लियर, बिल्कुल डिटेल में समझाया कंबशन को। ये आप जानते ही थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या जो एल्केन हो उसको जब ऐसे करते हो तो सैचुरेटेड को अगर कंबाइन करोगे तो कंबशन करोगे ऑक्सीजन के साथ तो यही फॉर्म होगा। बस बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं, बैलेंसिंग में आपको पता भी थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। क्लीन ब्लू फ्लेम होगी, क्लीन फ्यूल है, पेट्रोल के साथ भी यूज़ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं होती क्योंकि सारा कंबाइन होकर सिर्फ यही दो रिलीज होते हैं। तो ये कुछ बातें थी एप्लीकेशन वाली भी कंबशन के ऊपर, और मेन जो मेन है वो मैंने आपको समझा दिया। चलते हैं ऑक्सीडेशन के ऊपर, ठीक है। अगर कंबशन पूरा है तो ऑक्सीडेशन मेरे ख्याल से समझ में तुरंत आ जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन होती क्या है? ऑक्सीडेशन इज अ कंट्रोल्ड कंबशन। मेरे साथ बोलो, ऑक्सीडेशन इज अ कंट्रोल्ड कंबशन। क्या है कंट्रोल्ड कंबशन? अभी समझाता हूँ। मतलब कंबशन यहां भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन में भी कंबशन हो रहा है, लेकिन कंट्रोल्ड है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए ये कंपाउंड वहां पे नया बनता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है जब भी ऑक्सीडेशन होता है। जब भी किसी कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, मेरे साथ बोलो, हमेशा जो है न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। और ये ऑक्सीडेशन क्या है? कंट्रोल्ड कंबशन में। वर्ड को एक बार हमेशा ध्यान रखो, मेरे जो जितने भी वर्ड बोलते हो ना उसको ध्यान में रखो, उसको नोट करा करो। क्या मैंने बोला? ऑक्सीडेशन इज अ
controlled combustion in the presence of some oxidizing agents. In this reaction, always a new product is formed when saturated hydrocarbons or any hydrocarbons are reacted or are oxidized in the presence of some oxidizing agent. Always a new compound is formed. इस केस में क्या कंपाउंड फॉर्म होगा अभी पढ़ेंगे, देखो अभी पढ़ेंगे इसको। सेकेंड डाल दो ऑक्सीडेशन, क्या डाल दो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या बोला मैंने, कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल्ड कंबशन पहले बता दो, ये लेक्चर बड़ा होगा और सारा जो है आज ही चैप्टर की एंडिंग होगी, ठीक है। तो चाहे तो आप इसे 1-2 पार्ट्स में देख सकते हो कि पहले इथेनॉल इथेनॉइक एसिड तक देख लो, फिर आराम से सोप्स एंड डिटर्जेंट का पार्ट अलग देख लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसी लेक्चर में सारा थ्योरी जितना भी बचा इस चैप्टर का सब प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, एक ही बार में सारा कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैं ये भी नहीं कर रहा कि मैं भगाऊँ, मैं हर चीज़ को आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। कंट्रोल्ड कंबशन, ठीक है, देखो CH3CH2OH। अब आप लोग सोच रहे कि ये क्या लिख दिया, अरे वही है यार, C2H5OH ऐसे भी लिखा जाता है। एथेनॉल को ऐसे भी कभी कभी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है, डरो मत। और देखो क्या है, ऑक्सीडाइज करना है, ऐसा कुछ सिंबल यूज होता है, इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। मैंने बोला ना कंट्रोल्ड कंबशन है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे कंट्रोल करेंगे इस कंबशन रिएक्शन को। होगी कंबशन ही, होगा ऑक्सीजन ही, लेकिन कंट्रोल्ड कुछ है नेसेंट ऑक्सीजन। अभी समझाता हूँ क्योंकि इसके प्रेजेंट में होता है। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है कि MnO4, दूसरा K2Cr2O7। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, पहले इसको यहाँ तक नोट करें, पहले इसको मैं चाहता हूँ कि आप इतना नोट करें, इतना समझें, ये समझें कि ये मैंने क्या लिखा है, उसके बाद ही मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से कैसे आया, कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, तो कैसे ये इसका ऑक्सीडाइजेशन करवा रहे हैं। पहले इतना नोट करें क्योंकि मैं हमेशा हट जाता हूँ, देखो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने के बाद मैं हमेशा हट जाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो पहले समझ लेते हैं फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं। वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर के साथ साथ नोट डाउन करते रहते हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। तो कुछ होंगे कि अभी समझेंगे फिर इसको नोट डाउन करेंगे, इसलिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आप आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। तो इससे अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तभी मैं समझाऊंगा। और इसका नाम क्या, कुछ बच्चों का होगा दिमाग में इसका नाम क्या है। देखो पहली चीज़ तो ये एसिडिफाइड होता है, क्या होता है, एल्कलाइन होता है, आई एम सॉरी, ये क्या होता है, एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। इसका नाम है पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ये इसका नाम है। ये होता है एसिडिफाइड, एसिडिक इन नेचर, और इसका नाम होता है पोटेशियम, पोटेशियम का ये भी है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और है क्या, ये एसिड है, एसिडिफाइड है, एसिडिक इन नेचर है। ये क्या है अपना, आपको पता ही चल गया, एल्कलाइन है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये दोनों है क्या, ये दोनों है स्ट्रॉन्ग, फिर से बोलो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कंट्रोल्ड कंबशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कंट्रोल्ड है, कंबशन तो है, लेकिन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ ऐसा नेसेंट ऑक्सीजन, इसको याद कर लो, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ नेसेंट ऑक्सीजन टाइप का मटेरियल देते हैं ताकि जो कंबशन हो वो कंट्रोल्ड हो। इन देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहे हैं, इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीजन दे रहे हैं, कंट्रोल्ड कंबशन कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका। तो इनके प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन की मदद से इसका कंट्रोल्ड कंबशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल O और H, साथ में बन रहा है वाटर, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं अभी समझा रहा हूँ, पहले इतना रिएक्शन नोट डाउन करिए। वाटर है, CH3 C डबल OH है, ठीक है। तो ये है रिएक्शन, ये आपको पता होनी चाहिए।
यहाँ में से बक्से में भी बंद कर देता हूँ। ये है रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन का मसाला है, सामान है जो आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो काफ़ी सारा मैस हो गया, लेकिन मैं समझाऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा भी। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल्ड कंबशन किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहे हैं, एक ऐसा नेसेंट ऑक्सीजन टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऐसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं ताकि जो कंबशन है वो कंट्रोल्ड हो। और जब भी ऐसा कुछ होता है इनके प्रेजेंस में, तो इथेनॉल क्या कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड सभी जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलोगस सीरीज में सेकंड मेंबर है इथेनोइक एसिड। अभी जब इसकी बारी आएगी तब थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, अभी समझ लो। तो इथेनोइक एसिड ऐसे फॉर्म होता है, इथेनॉल की मदद से, उसके ऑक्सीडेशन की मदद से हम इथेनोइक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। साथ में वाटर एज अ रेसिड्यू भी फॉर्म होता है। इतनी बातें मुझे आपको समझानी थी ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल के ऊपर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और ये इथेनोइक एसिड की अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वहाँ आप समझेंगे। वैसे ये ऐसा चीज़ है जो लिटमस पेपर को अफेक्ट करता है, एसिड है, H+ आयंस है इसमें, तो अफेक्ट करता है ये लिटमस पेपर को, ब्लू से रेड बना देता है, एसिड वाली प्रॉपर्टीज ही शो करता है। फिलहाल पढ़ेंगे जब इसकी बात करेंगे, आएगा ये भी कुछ देर बाद ही। समझ में आई? फिर से साइड हट जाओ, अगर नोट करना हो तो अच्छे से एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आप समझ लो पहले, ठीक है ना। तो समझ में आना चाहिए, तभी तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी मैं आपको समझाऊंगा और समझाने जा भी रहा हूँ। देखो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल, इसके बाद हमें 2 प्रॉपर्टीज और पढ़नी है, समझ लो। इसके बाद 3 पढ़नी है, लेकिन 2 जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अच्छी खासी है। रिएक्शन विद सोडियम मेटल और डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है, जो एनसीईआरटी बुक में थोड़े थोड़े में दी, उसको मैं एक्सपैंड करके पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ईस्टर की फॉर्मेशन। जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड साथ में रिएक्ट करते हैं तो कैसे ईस्टर बनता है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट रिएक्शन है, उसको भी पढ़ना है। लेकिन पहले जो 2 छोटी छोटी रिएक्शंस है उसे कवर करना है। ये सेकेंड में पढ़ा ही चुका हूँ, पढ़ते हैं थर्ड, ठीक है। और थर्ड में है क्या वो भी अभी बताता हूँ, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड केमिकल रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये केमिकल रिएक्शन। हमेशा ये सीबीएसई बोर्ड में कोई ना कोई, जैसे 5 पढ़ाई ना, तो कोई ना कोई एक उठा के इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, चाहे 1 नंबर का ही पूछे, 2 नंबर का पूछे, 3 नंबर का पूछे, लेकिन हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेन थ्योरी का पार्ट यही है और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला जब पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ से भी हमेशा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन सोप डिटर्जेंट वाले कंसेप्ट से भी बनेंगे, ठीक है, इन सब से भी बन सकते हैं। तो पहले समझो थर्ड, मैंने क्या बोला, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद Na, यानी सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, पहली बात तो यहां लिख लो, हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है, C2H5OH प्लस Na। मैं यहाँ किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग आपको सिखा चुका हूँ। बैलेंसिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये आदत मत बना लेना खाली रिएक्शन लेके आ जाओ, बैलेंस हमेशा कर दिया करो, अच्छे नंबर मिलते हैं, मतलब टीचर खुश हो जाता है, समझिए। C2H5 मैंने इतना सिखा दिया बैलेंसिंग कि अब मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वो मैं आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर कोई रिएक्शन ना बैलेंस हो पा रही हो तो नीचे लिख सकते हो, फिर हम उसको, मैंने हमेशा बोला कोई भी चीज़ ना समझो, छोटी से छोटी समझ जाना, लिख सकते हो, ठीक है। क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सबसे पहली बात तो H2 इवॉल्व होगा, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। साथ में वहाँ यहाँ बनता है C2H5O, तो ये H की जगह Na ले लेता है, प्लस माइनस, ठीक। ये रिएक्शन होती है, और ये जो हमारा मेटल बना, ये जो मेटल बना, इसी को कहा जाता है सोडियम इथॉक्साइड। नाम सुना होगा बुक में, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक, क्लियर। सोडियम इथॉक्साइड बहुत ही शानदार नया मेटल मिल गया कि जब भी एथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करो तो ये रिएक्शन बनती है। अब इस रिएक्शन को टेस्ट करा जाता है इथेनॉल के लिए, मतलब इथेनॉल को इस रिएक्शन की मदद से टेस्ट करा जाता है। कैसे करा जाता है,
एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर इथेनॉल डालो और उसमें छोटे छोटे पीसेस डाल दो सोडियम मेटल के। जैसे डालोगे वैसे क्या होगा, इफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, नया वर्ड, इफरवेसेंस। ये क्या है, वेसेंस, इफरवेसेंस, ये क्या है। जब भी हाइड्रोजन किसी भी रिएक्शन में इवॉल्व होती है तब इफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है, बस इतनी बात समझ लो। जब भी किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन इवॉल्व होगी तो इफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या देखा, जैसे ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, उसमें इथेनॉल डाला, उसमें सोडियम मेटल डाला तो ड्राई इफरवेसेंस प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब हम समझ गए H2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये H2 को हमने टेस्ट भी कर लिया। H2 को और टेस्ट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, H2 को बर्न कर लो। आपको पता है जब हाइड्रोजन बर्न होती है तो पॉप साउंड आती है, उससे हमने हाइड्रोजन को भी टेस्ट कर लिया। तो हमें पता चल गया कि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रही है, इसका मतलब पक्का सोडियम का जो रिएक्शन है वो इथेनॉल से हो रहा है। और किसी भी अल्कोहल से अगर सोडियम को रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन जरूर इवॉल्व होगी। ऐसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया, राइट वन वे इन विच वी कैन टेस्ट इथेनॉल, मतलब कैसे पता चल सकता है कि इथेनॉल है, तो ये वाला लिख सकते हो आप कि इथेनॉल को लो, ड्राई इथेनॉल को, ठीक है, ड्राई टेस्ट ट्यूब में सोडियम एसिड डालो, अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करना है, इफरवेसेंस से कर सकते हैं और बर्न करके भी देख सकते हैं, पॉप साउंड होगी। तो अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी अगर इफरवेसेंस दिख रही है और अगर उसको बर्न करने पर पॉप साउंड हो रही है, इसका मतलब वो पक्का क्या है, इथेनॉल ही है या कोई भी अल्कोहल ग्रुप है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप हमेशा सोडियम से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए सारे रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कोई ना कोई एप्लीकेशन भी उसके साथ जो कनेक्टेड है वो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा तीसरा रिएक्शन विद NA क्लियर है। जो चौथा है वो और इम्पोर्टेंट है, जो चौथा है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। आइए समझते हैं उसे। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ओके। फोर्थ रिएक्शन है हमारी, मैं सिंपल यहाँ पे डिहाइड्रेशन लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इसको जो बेसिक मीनिंग है इस वर्ड का वो है रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ कंपाउंड, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब ही यही होता है, किसी भी कंपाउंड से अगर H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसका। तो मैं लूँ C2H5OH, एथेनॉल है, दिख रहा है यहाँ वाटर है, कहीं से भी वाटर बन सकता है, H2O, ठीक है। क्या करा मैंने, क्या करा, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 पे, हाईली कंसंट्रेटेड या वेरी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड H2SO4 पे हाई टेम्परेचर यानी 443 के टेम्परेचर पे बर्न कर दिया। फॉर्म क्या हुआ, वो बड़ी चीज है। जब मैंने इसको बर्न करा, ध्यान से समझना, तो जैसे ही मैंने इसको बर्न करा वैसे ही क्या हुआ, CH2 फॉर्म हुआ और साथ में हाइड्रोजन के वाटर मॉलिक्यूल्स इससे अलग हो गए, वहां फॉर्म हो गए। ये क्या है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा एजेंट है जो इथेनॉल से वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग करवा रहा, रिमूवल ऑफ H2 करवा रहा और डिहाइड्रेशन करवा रहा है। क्या था इस रिएक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कभी कभी पेपर में पूछ भी लेती है, क्या है, C2H5OH, एथेनॉल को जब भी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत हाईली कंसंट्रेटेड है और बहुत हाई टेम्परेचर यानी 443 के टेम्परेचर पे करवाओगे रिएक्ट इसको, तो क्या है, CH2 फॉर्म होगा, इसको कहा जाता है इथीन फॉर्म होगा, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है सैचुरेटेड से इस रिएक्शन में, और H2 मॉलिक्यूल देखो अलग हो गए, डिहाइड्रेशन हो गया, रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स हो गया, इसे कहा जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये है आपकी रिएक्शन। तो यहाँ पे चौथी रिएक्शन भी इससे कुछ है नहीं, खाली इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है और ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। ऐसा 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगा, ये पूछ लेगा फिर बोल देगा रिएक्शन लिख दो, तो 1 मार्क में 2 मार्कर में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। बस ये समझना है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 के टेम्परेचर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इथीन फॉर्म होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए टाइम दे के पढ़ा रहा हूँ। पांचवी और लास्ट रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर से एक बार आप इसे पॉज करें, नोट डाउन करें, अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं करा है उसके बाद मैं समझाता हूँ पांचवी रिएक्शन। तो अगर चौथी रिएक्शन क्लियर है, अगर आपने इसे पॉज करके लिख दिया, तो पांचवी रिएक्शन पढ़ाऊंगा जब से लास्ट रिएक्शन है, और वही लास्ट रिएक्शन पढ़ने के बाद हम इथेनॉल की सारी चीज़ें जान लेंगे। तो लास्ट रिएक्शन आराम से पढ़ना नोट्स बना के, ठीक है। बोर हो रहे हो, अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर जा रहा है तो 2-3 पार्ट्स में देखो लेक्चर को, ठीक है। अगर 20 मिनट का अगर मान लो ये लेक्चर 40, 50, 55 1 आवर का बनता है कि सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ, तो इसको पार्ट्स में आप देख सकते हो। इथेनॉल का पार्ट पहले देख लो, फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद इथेनॉइक एसिड का पार्ट देख लो, फिर थोड़े बाद आप क्या कर लो, सोप्स एंड डिटर्जेंट का देख लो। ये नहीं कि बोर हो जा रहे हो और माइंड जो है वो लग नहीं रहा है लेकिन आप पढ़े जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब लेक्चर देख रहे हो तो कोशिश करो कि सारे पॉइंट्स आराम से देखो, डिटेल में सारे पॉइंट समझो। तो पांचवा रिएक्शन भी डिटेल में समझो, लास्ट रिएक्शन है। उसके बाद डीनेचर्ड एल्कोहल का एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो पढ़ने के बाद इथेनॉइक एसिड पर चले जाएंगे, ठीक है। सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चंस आए भी हैं, ठीक। तो पांचवा रिएक्शन, एक तो मैं मिटाते मिटाते थक गया इस लेक्चर में, ये डिस्टर्ब काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मिटाते मिटाते मैं थक गया, बताओ, मिटता ही नहीं है इसे। चलो पांचवी रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ, ध्यान से सुनो, रिएक्शन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH यानी इथेनॉइक एसिड एंड C2H5OH यानी इथेनॉल टू गिव ईस्टर। जी हाँ, ईस्टर की फॉर्मेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ईस्टर की फॉर्मेशन में पढ़ने जा रहे हैं। पहले रिएक्शन लिखते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे। CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलोगिक एसिड का सेकेंड मेंबर है इथेनॉइक एसिड। C2H5OH अल्कोहल सीरीज के, अल्कोहल की होमोलोगिक सीरीज का सेकेंड मेंबर है इथेनॉल। रिएक्ट करना है वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। मिलेगा क्या हमें, मिलेगा ये CH3COO C2H5 प्लस H2, ये मिलेगा हमें। अब CH3COOH C2H5, आपको इसका नेम अगर मैं लिखना चाहूँ जो आप याद कर सकते हैं वो तो है इथाइल इथेनोएट, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट। ये नेमिंग आप समझ भी लेते हैं अगर आपके सिलेबस में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग होती है। ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमने पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपको इसका नेमिंग में पढ़ाता, जो अगर आपके सिलेबस में होता, तो आप समझ जाते हैं इथाइल इथेनोएट क्यों लिखा, इथाइल एसीटेट क्या है, इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नेम है, H2O फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इसको आप याद करें, अगर मैं फिर से ईस्टर की कैसे इसको नेम करते हैं वो समझाने लगूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप नाम का याद कर ले कि जब ये इथेनॉल इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर बनता है। और जनरल भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी भी अल्कोहल से रिएक्ट करे, किसी भी अल्कोहल से, अंडर द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमें हमेशा कोई ना कोई ईस्टर मिलेगा साथ में वाटर के प्रेजेंस में। इथेनॉल होगा तो इथाइल एथेनोएट बनेगा, कोई और से कर दो तो प्रोपेनोएट, ऐसे करते करते मिल जाएगा। तो मतलब जनरल रिएक्शन है ये, और उसमें हम इथेनॉल इथेनॉइक एसिड की बेसिकली बात कर रहे हैं, तो इथाइल इथेनोएट फॉर्म हुआ जिसे हम ईस्टर कहते हैं, जो उसका कॉमन नेम है, ईस्टर फॉर्म हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड विद अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर। और ईस्टर क्या है, ईस्टर की बोल देता है, स्टेट 1 प्रॉपर्टी ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। अब इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन परफ्यूम्स, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग है, सब्सटेंस है, ठीक है। तो इन्हीं जगह यूज़ होता है, परफ्यूम्स में यूज़ होगा, आपके इन्हीं सारी चीज़ों में, परफ्यूम्स हो गए, जो भी मतलब जो वो होते हैं ना,
घरों में स्प्रे करने वाले जिससे खुशबू खुशबू हो जाती है, मतलब ऐसे सब्सटेंस में ईस्टर फॉर्म होगा, स्वीट्स वाली सब्सटेंस है। तो परफ्यूम्स और ये रूम फ्रेशनर कहते हैं उसे, रूम फ्रेशनर, इन सब चीज़ों में मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि जब लिखो ना तब आप नोट्स में नहीं लिखते हो। मैंने ये बात देखी है। मैं पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था तो मैं काफ़ी चीज़ें थ्योरी बोलता था मुँह से और लिखता कम था, तो उससे मैंने क्या देखा, जब बोलो तो लोगों को में उतना नहीं होता कि इसको लिखना है, लेकिन जब बोर्ड पे लिखो तब बच्चों को आता है कि चलो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिखो। इसलिए मैंने देखा, आपने देखा होगा जो पिछले 3-4 लेक्चर से मैं बोर्ड पे ज़्यादा लिख रहा हूँ। तो ये देखो बोर्ड फिर से भर गया है और सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करें। पांचों रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, डिटेल में इसलिए इतना टाइम लगा है। इथेनॉल की पांचों रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। एक लास्ट कंसेप्ट बचता है इथेनॉल से, जिसे डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। वो लास्ट कंसेप्ट भी क्यों छोड़े, पढ़ते पढ़ते फिर ये इथेनॉइक एसिड पे जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट कंसेप्ट बचता है डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या है डीनेचर्ड अल्कोहल? ठीक है, अब इसके कुछ कहानी भी है। इसकी कहानी ये है कि जो अल्कोहल है यानी इथेनॉल है, वो बहुत ही यूज़फुल होता है इंडस्ट्रीज़ में। तो बहुत हाई मार्केटिंग होती है इसकी, या बहुत हाई प्रोडक्शन होता है इसका। तो क्या है, गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स नहीं लगा रखा है, इसके प्रोडक्शन में, इसकी मार्केटिंग में टैक्स नहीं लगा रखा है। तो ये क्या है, बहुत इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, क्योंकि टैक्स है नहीं, कहीं पे भी मूव कराया जाता है, तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है। और ये अल्कोहल है तो ड्रिंकिंग पर्पजेज में फिर गलत तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में, खासकर इंडस्ट्रियल पर्पजेज में, इंडस्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रियल पर्पजेज में के लिए क्या करते हैं, इस अल्कोहल में या इस एथेनॉल में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस हम मिला देते हैं ताकि ये अनफिट हो जाए ड्रिंकिंग के लिए। क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत काम है इसका, तो इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगा रखा, तो ये आराम से मूव होता है। लेकिन कुछ लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, कुछ ड्रिंकिंग पर्पजेज में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल काम के लिए इस एथेनॉल में पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं। इसका वो भी है, पॉइजनस सब्सटेंस आप मिला सकते हैं, कॉपर का सल्फेट। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत है पॉइजनस सब्सटेंस। आप कॉपर सल्फेट याद रखो, ये आप उसमें मिलाओगे और पॉइजनस हो जाएगा। वो थोड़ा ब्लू कलर आ जाएगा उसका, थोड़ा ब्लू कलर आ जाएगा, और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकता है। बस ये ड्रिंकिंग पर्पजेज में यूज़ नहीं हो सकता, इंडस्ट्रीज़ में ये वाला फॉर्म भी यूज़ हो ही सकता है। बस ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ज़्यादा ड्रिंकिंग पर्पज ना हो, इसलिए ये काम कर रहा है, वरना इंडस्ट्रीज़ में ये चलेगा, काम कर सकता है। ठीक है, और ऐसे टाइप को ही जो जो जब एथेनॉल में थोड़ा सा पॉइजनस सब्सटेंस यानी ये सब मिल जाता है, उस एथेनॉल को कहा जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, जब इथेनॉल में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं मैं समझा चुका हूँ वही ब्लैक मार्केटिंग वाले केस में, तब उस अल्कोहल का नाम पड़ जाएगा डीनेचर्ड अल्कोहल। काफी बार ये 1 मार्कर में पूछा जा चुका है। सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन एथेनॉल लाइक कॉपर सल्फेट, देन दैट इथेनॉल या दैट अल्कोहल इज नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल। बस खत्म। क्या रीज़न है, क्या ब्लैक मार्केटिंग का रीज़न है, वो लिख के नहीं आना है। तो ये था डीनेचर्ड अल्कोहल, और इसी के साथ हमारा इथेनॉल का पूरा पार्ट, पूरा इथेनॉल हमने कवर कर लिया है। पूरा सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट अल्कोहल इथेनॉल कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हट जाता हूँ, नोट कर लो और फिर आगे बढ़ेंगे इथेनॉइक एसिड पर। तो इसको आप तब तक नोट करें, तब तक मैं इस मार्कर को इंक भी पिला देता हूँ, आप तब तक नोट करें। हाँ तो भाई इंक पिला दी है, इथेनॉल हो चुका है ख़त्म। काफ़ी थकानपूर्ण टॉपिक था, हो चुका है ख़त्म। ठीक है, इथेनॉल की बातें कर ली हैं, इथेनॉइक एसिड पे बढ़ेंगे। बोर हो चुकी तो पॉज करके थोड़ा टाइम वाइम लेके फिर पढ़ना। मैं क्या करूँगा, मैं सोप्स एंड डिटर्जेंट भी इस टॉपिक में पढ़ाऊँगा। क्यों पढ़ाऊँगा, वैसे तो छोटा सा टॉपिक है, चाहता तो अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन अगर अलग सेपरेट वीडियो बनाओ ना तो उसमें एक दिन वेस्ट हो जाता है, और वैसे ही हम 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं, तो सेपरेट वीडियो में एक दिन पीछे हो जाता है। तो उससे अच्छा आप लोग अपना मैनेज करके इसी वीडियो में सोप्स एंड डिटर्जेंट भी पढ़ा ले रहा हूँ, थोड़ा मैनेज करके, खुद मैनेज करके 1-2 पार्ट में वीडियो देख लेना। ठीक है, चाहे आपको एक दिन बाद देखना, आप एक दिन बाद देखो, लेकिन देख लेना। चलो इथेनॉइक एसिड बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इंक पिलाई थी फिर चल क्यों नहीं रहा है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, ठीक है।
इथेनॉइक एसिड क्या है? इथेनॉइक एसिड सभी को पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड, कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलोगस सीरीज का जग जॉब, ठीक है, जग जॉब। चलो, इथेनॉइक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड की सेकंड होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर। पहला मेंबर क्या होगा? मेथेनॉइक एसिड, सेकंड मेंबर इथेनॉइक एसिड। कार्बोक्सिलिक सीरीज है ना ओइक एसिड, तो उसका सेकंड मेंबर इथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक आप नोट्स में नहीं डालोगे। सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख लो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलोगस ग्रुप, ठीक है। चलो ये बात हो गई, वेल एंड गुड। और क्या है? अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, सीधे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। सीधे क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। और एक और बात बता दो, जब 5 to 8% इथेनॉइक एसिड किसी भी डाइल्यूट सोल्यूशन में मिला होता है, वाटर में मिला होता है, तब ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं? विनेगर। एनसीईआरटी में लिखा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एथेनॉइक एसिड इज नोन एज विनेगर, डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, उसको विनेगर कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ, फिर से ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। इसकी स्मेल कहीं ना कहीं लाइक विनेगर है, स्मेल लाइक विनेगर, ठीक है। उसकी प्लीजेंट स्मेल, उसकी प्लीजेंट स्मेल थी, इसकी स्मेल कहीं ना कहीं विनेगर है। और विनेगर मेनली वाइडली प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है इन पिकल्स। प्रिजर्वेटिव मतलब जो पिकल्स होते हैं, जो अचार होते हैं, उनको ये प्रिजर्व रखता है, बचा के रखता है इन पिकल्स। वाइडली यूज होता है, ये हर जगह यूज होता है, आपकी मम्मी ने भी यूज करा होगा। चलो, पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसका बॉइलिंग पॉइंट लो तो नहीं होता, लो नहीं होता, लेकिन ज़्यादा हाई भी नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 118 डिग्री सेल्सियस। उसका लो था, उसका करीब 78 डिग्री सेल्सियस था, ये थोड़ा हाई है, 118 डिग्री सेल्सियस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बात ये है कि इसको ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्योर इथेनॉइक एसिड होता है ना, उसको जब आप कूल करोगे तो फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज होकर ग्लेशियर की तरह बन जाएगा। जब आप प्योर इथेनॉइक एसिड को कूल करोगे तो फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होकर ग्लेशियर की तरह दिखता है, तो इसलिए ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड, ठीक है, व्हेन इट इज कूल्ड। और एक और बात, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक बातें थी जिसको आपको पता होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, और इसी के साथ इसी बेसिक बातों को ध्यान में रख के, ये सारे नोट्स में जानी चाहिए ये बातें। इसी बेसिक बात को ध्यान में रख के अब केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करने जाएंगे। काफ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी भी हैं, काफ़ी सारी हैं, हाँ, क्योंकि ये एसिड की तरह है, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा कि एक्शन ऑफ, पहली प्रॉपर्टी इसी के ऊपर आओ, पढ़ते हैं, सीधे बात नहीं करते, ठीक है। पहली हेडिंग डालते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, या केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड डालना हेडिंग। उसके बाद पहली प्रॉपर्टी करते करते हम पढ़ेंगे। इसकी भी 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि एसिड की तरह काम करता है, तो ये सब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पार्बोनेट, हाँ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इन सब से रिएक्ट करता है, बेसिस से रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट्स बनाता है। ऐसी रिएक्शन है इसमें, एक तरह से एसिड की तरह ही ट्रीट करना है इसे, ठीक है। ऐसा मान लो कोई एसिड है ये, जैसे एसिड की हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, लगभग लगभग वैसी ही प्रॉपर्टीज़ इसकी भी होती हैं। तो मैं जल्दी से मिटा के से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आपका नोट लिख रहा हूँ, आप तब तक हेडिंग डाल लें। हेडिंग है बहुत प्यारी सी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड। चलिए, पहली प्रॉपर्टी, और पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन एंड रिएक्शन नहीं, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। क्या? लिटमस पेपर। क्या है एक्शन ऑन लिटमस पेपर? आइए पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ उसे। ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर पे कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि एक एसिड की तरह बिहेव करता है। इसके पास कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। और जब हम इसका टेस्ट करा तो हमें पता चला कि मिनरल एसिड से वीक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सपेरिमेंटली पता चला कि मिनरल एसिड से वीक होते हैं
कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, यानी HCl से वीक होगा एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH। ये बात थी, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। वीक होते हैं तो इसका pH कम होता है, लो नंबर ऑफ, मतलब ये पार्शली आयनाइज होता है, समझाया था एसिड बेसिस बॉन्ड पे। पार्शली आयनाइज होगा तो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कंप्लीटली आयनाइज ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वीक। लेकिन है ये एसिड, वीक है लेकिन है एसिड, वो सारी रिएक्शंस दिखाएगा जो आपकी एसिड दिखाता था, कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बेसिस के साथ बनाएगा सॉल्ट वाटर, वो सारी रिएक्शन अभी एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और एक रिएक्शन तो आप पढ़ ही चुके हैं कि जब ये इथेनॉल के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है, फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर। वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल था आपका एक और चीज़ थी, एथेनॉल जो था, इथेनॉल वो वोलेटाइल लिक्विड था, मतलब हाई वही वोलेटाइल था, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। तो इतनी सारी बातें चल के एक्शन और लिटमस पेपर मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, कुछ नहीं, खाली एसिड की तरह बिहेव करेगा, खत्म बात, ठीक है। बस वीक एसिड है, एसिड की तरह बिहेव करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा, वीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, की कंसंट्रेशन लेस है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, खत्म हो चुकी है पहली प्रॉपर्टी, खत्म। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले इसको नोट डाउन करें फिर वो भी समझाता हूँ। तो पहला अगर प्रॉपर्टी क्लियर है तो पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मैं सेकंड प्रॉपर्टी डाल के लिख रहा हूँ, उसमें हम दोनों पढ़ लेंगे कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट होगा तब क्या होगा, जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट होगा तब क्या होगा, ये दोनों साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं सेकंड डाल के ये दोनों चीज़ पढ़ा दूंगा, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से अलग अलग हेडिंग डाल के लिखना, ठीक है। कुछ जो मैं चीज़ें बोलता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसे भी आप समझ के अपने शब्दों में नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नहीं है कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बोलता रहता हूँ वो सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख सकता हूँ जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और जो बहुत कॉमन चीज़ें होंगी वो तो लिखी जाएंगी बोर्ड पे, ठीक है। थोड़ा समझो बात को, फिर उसको खुद अपने वर्ड में ऐसा करो, नोट्स बनाओ, ताकि आप जब दोबारा रिवाइज करो तो कोई परेशानी ना हो, सब चीज़ें वापस याद आने लगे कि लेक्चर में ये हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो सेकेंड डाल के मैं लिख रहा हूँ, सेकेंड का हेडिंग होगा कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट एंड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहला केस लेते हैं विद सोडियम कार्बोनेट, तो CH3 रिएक्शन से ही समझ आएगा, CH3COOH, ठीक है, इथेनॉइक एसिड ले लिया, सोडियम कार्बोनेट से चलो कर लो, Na2CO3 से कर लो, क्या फॉर्म होगा, यहाँ एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है CH3COONA, साथ में CO2 फॉर्म होता है, साथ में H2O फॉर्म होता है। ये CO2 क्या देता है, ब्रिस्क इफरवेसेंस, ब्रिस्क इफरवेसेंस, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इफरवेसेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोजन क्या देता था वहाँ पे एफरवेसेंस, ये क्या देगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ये सारे कभी कभी आपको पता चल जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये ऐसी गैस है जो एफरवेसेंस देगी, ऐसी गैस है जो ब्रिस्क एफरवेसेंस, जो वो होते हैं ना हॉट्स के क्वेश्चन, उन सब में ये सारी बातें काम आएंगी। जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर लूंगा ताकि आपका माइंड खुले, इसलिए सारी चीज़ें अभी समझो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में उसको अप्लाई करना सीखो। इसको क्या कहा जाता है, इसका जो कॉमन नेम है वो है सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम इथेनोएट भी कहते हैं, उसका सोडियम इथोक्साइड था, इसका क्या है, सोडियम इथेनोएट। कॉमन नेम ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमनली यूज सोडियम एसीटेट, तो इसको याद करो, ज़्यादा फायदे में रहोगे, लेकिन सोडियम इथेनोएट भी याद दिमाग में रखना। तो ये होती है, बस इसमें कुछ है नहीं, बस सोडियम एसीटेट नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जब सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, वो जब इससे रिएक्ट करेगा तो ऐसी रिएक्शन ही होगी, ठीक है। यहीं पर समझा देता हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सेम रिएक्शन होती है जैसे CH3, बस बैलेंसिंग का फॉर्म होता है, फर्क होता है। NaHCO3 भी ले लो तब भी सेम ही रिएक्शन होगी, CH3COONA बनेगा, यानी सोडियम इथेनोएट यानी एसीटेट बनेगा, सोडियम इथेनोएट कॉमन नेम सोडियम एसीटेट, साथ में H2O, साथ में CO2, और ये CO2 क्या करेगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा। तो यहीं से क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब हम कैसे टेस्ट करें एथेनॉइक एसिड को, तो आप क्या करो, एक बॉइलिंग ट्यूब में आप लो अपना ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें डालो ड्रॉप्स एथेनॉइक एसिड की, तो देखोगे कि ब्रिस्क एफरवेसेंस फॉर्म हो रहा है। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब CO2 फॉर्म हो रहा है। CO2 को भी टेस्ट कर सकते हो, लाइम वाटर पे CO2 डाल दो, मिल्की हो जाएगा तो यानी CO2 है।
तो ऐसे टेस्ट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इथेनॉल का कैसे करते थे वो भी वहाँ पे समझाया था, इथेनॉइक एसिड का कैसे करेंगे वो भी अभी समझा रहा हूँ। क्लियर। उसमें हाइड्रोजन था, उसमें इफरवेसेंस फॉलो हो रहा था, इसमें CO2 यहाँ पे ब्रिस्क इफरवेसेंस, उसमें बर्निंग पॉप साउंड से टेस्ट कर सकते थे हाइड्रोजन को, इसमें लाइम वाटर मिल्की टर्न होता है उससे टेस्ट कर सकते हैं और पता चल जाएगा कि हाँ एथेनॉइक एसिड है। इसको एथेनॉइक एसिड को ऐसे टेस्ट करा जा सकता है इन मटेरियल्स की वजह से। तो ये क्या है, यहाँ इसका नाम भी लिख देता हूँ, सोडियम एसीटेट उसका कॉमन नेम है। वैसे ये कहा जाता है सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट। क्लियर, इतनी बातें क्लियर। तो सेकंड प्रॉपर्टी के अंडर जो दोनों आते हैं, सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके साथ इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस हमने पढ़ ली हैं, डिक्टेट कर दी हैं, और इससे कुछ खास नहीं है, खाली रिएक्शन याद रखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इन सब में खाली रिएक्शंस याद रखो, और ये वाला एक कंसेप्ट याद रखना, ब्रिस्क एफरवेसेंस वाला, और सोडियम एसीटेट कॉमन नेम याद रखना, वैसे सोडियम इथेनोएट बनता है। बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाकी प्रॉपर्टीज भी। चलो भाई, सेकेंड प्रॉपर्टी भी नोट डाउन कर लिए, अब थर्ड आएगी और फिर सबसे लास्ट वाली आएगी फोर्थ। ठीक है, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, ये आपको पता कि नहीं पता? ये एसिड है, एसिड की रिएक्शन किन किन से पढ़ रहे हैं? बेस से हो रही है। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटिक बेस, सोडियम कार्बोनेट बेस, तो सॉल्ट बन रही है। सॉल्ट कौन सी है यहाँ पे? सोडियम इथेनोएट। छोटी छोटी चीजें तो पता है ना, बेसिस से रिएक्ट करवा रहा हूँ और बन क्या रही है, सॉल्ट बन रही है। सॉल्ट का नाम सोडियम एसीटेट कॉमन नेम है और सोडियम इथेनोएट प्रॉपर नेम है। ठीक है, तो अब पढ़ना है हमें लास्ट एक रिएक्शन, इसी की जैसी कुछ खास नहीं, उसी में भी सेम चीज बनेगी। मैं चाहता तो यही समझा देता, अभी समझ लो। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये तीसरी डाल लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सभी जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो CH3COOH प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? वही चीज, CH3COONA, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर। क्या है, कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देख लो, एसिड बेस सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी जितनी पढ़े, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। और ये क्या है, ये एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं कह सकता हूँ, मगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है और वीक एसिड यूज होता है। तो कैसी सॉल्ट बनती है? जो होती है बेसिक नेचर। पढ़ा है ना ये? अरे ये पढ़ा है कि ये क्या है, वीक एसिड। ये पता है स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट कैसी बनेगी, थोड़ी बेसिक नेचर की बनेगी। तो यहाँ से पता चल गया कि सोडियम इथेनोएट क्या है, थोड़ी बेसिक नेचर की होती है। और H2O तो H2O भाई। तो ये है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का केस है, कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, तो ये एक और हो गई। लेकिन अब इसके बाद अब एक लास्ट रिएक्शन, लास्ट जैसे उसमें इंपॉर्टेंट थी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, वैसे लास्ट इसमें भी इंपॉर्टेंट है, जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर कैसे फॉर्म होता है, मैं इसको पहले अच्छे से मिटा के समझाता हूँ पूरा, उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है, मैं कम से कम 5-10 मिनट, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि लास्ट है। और उसी कंसेप्ट से फिर हम सोप्स की बातें भी करेंगे, तो वो बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सेपोनिफिकेशन और ईस्टरिफिकेशन का नाम सुना है? सुना होगा। और आपने सोच रहे होगा कि इस लेक्चर में तो वो नाम कभी आया ही नहीं कहीं पे, तो अभी समझाऊंगा, सब पेशेंस रखो। ठीक है, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ने, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो सेपोनिफिकेशन है। और जो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर पढ़ा था वहाँ, इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर पढ़ा था, उसको ईस्टेरिफिकेशन कहते थे। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टेरिफिकेशन। रिएक्शन याद कर लो, वही वाली इथेनॉल इथेनोइक एसिड वाली, ईस्टर और वाटर फॉर्म हो रहा था। यहाँ जो पढ़ेंगे, यहाँ जो हेडिंग डालेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये क्या है? सेपोनिफिकेशन है। सेपोनिफिकेशन वो क्या थी? ईस्टेरिफिकेशन। ईस्टेरिफिकेशन यहाँ लिख रहा हूँ जिस लोगों को स्पेलिंग नहीं आती, ईस्टेरिफिकेशन। और ये क्या है? सेपोनिफिकेशन। ये सेपोनिफिकेशन क्या है? सेपोनिफिकेशन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसी रिएक्शन की मदद से हम सोप्स का निर्माण करते हैं, यानी सोप्स को फॉर्म करते हैं। और ईस्टेरिफिकेशन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ ईस्टर फॉर्म हो रहा था, तो ईस्टेरिफिकेशन। यहाँ इस रिएक्शन की मदद से हम सोप्स फॉर्म करते हैं, तो सेपोनिफिकेशन। ये याद रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ये पूछा भी जाता है बोर्ड्स में। ठीक है, थोड़ा सा बस अभी अगर देख ही रहे हो लेक्चर तो थोड़ा और ध्यान से देख लो। लास्ट पार्ट बचा इथेनोइक एसिड का, अच्छे समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब क्या है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, क्या रिएक्शन है?
मैं ये मिटा देता हूँ, फिर आप ये समझ में आ गया ना सैपोनिफिकेशन एस्टरिफिकेशन। तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ, फिर अच्छे से आपको रिएक्शन लिख के बताता हूँ क्या है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या कहती है कि मैंने लिया CH3CO, C2H5, क्या है ये? ईस्टर है, इथाइल एथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, इसमें क्या ऐड करा मैंने? NaOH ऐड करा और इसको कर दिया भाई साहब हीट। क्या कर दिया? हीट। क्या फॉर्म होगा? CH3COO, Na फॉर्म होगा, सभी जानते हैं क्या है। साथ में C2H5OH फॉर्म होगा, एल्कोहल फॉर्म होगा। इसको सभी जानते हैं सोडियम इथेनोएट, इसको सभी जानते हैं इथेनॉल। यहाँ भी लिख देता हूँ सोडियम इथेनोएट। काफ़ी बच्चों को ये रिएक्शन में मुश्किल होती है, लेकिन है बहुत इजी सी, कुछ नहीं है। अभी समझा भी देता हूँ। व्हेन, ध्यान से सुनना, व्हेन इथाइल एथेनोएट इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है? इसको भी नाम लिख देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। When ethyl ethanoate is heated with sodium hydroxide, then ester, ये जो ester है, it hydrolyzes, या ester is hydrolyzed, या ester is break down into sodium salt of carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid, sodium ethanoate and parent alcohol या parent ethanol, ethanol। समझ में आया? कि फिर से बता देता हूँ, when ester is heated with sodium hydroxide, it hydrolyze into parent salt of या sodium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सोडियम एथेनोएट प्लस पेरेंट अल्कोहल। यहाँ से पेरेंट अल्कोहल इथेनोएट और इथाइल की बात करें तो इथेनॉल बन गया। तो ये है पूरी रिएक्शन और इसको कहा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। और यही रिएक्शन यूज होती है, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सोप्स, और इसीलिए इसको कहा जाता है सेपोनिफिकेशन, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सोप, और इसलिए इसको कहा जाता है सेपोनिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, सेपोनिफिकेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सोप, उसको क्यों कहा जाता है? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ सोप। अब ये फॉर्मेशन ऑफ सोप्स का कंसेप्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से ही लेके यहाँ पहली बात तो ये समझो कि यहाँ इथेनॉइक एसिड का कंसेप्ट हो चुका है खत्म, क्लियर, समझे? और खत्म क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ सोप्स की बात शुरू हो गई है। अब इस सोप्स के कॉन्सेप्ट को, कैसे सोप फॉर्म होता है उसके कॉन्सेप्ट को लेके इथेनॉइक एसिड के एंड में आया सोप का कंसेप्ट, और अब यही एंड आगे जाके सोप के पूरे कंसेप्ट से यहीं से मैं शुरू करने वाला हूँ। सोप्स एंड डिटर्जेंट की कहानी, पहले सोप्स को पढ़ेंगे, डिटर्जेंट को पढ़ेंगे, फिर रैप अप कर देंगे वीडियो को। लेकिन मेरा यह मानना, देखो पहले यहाँ तो इथेनॉइक एसिड खत्म हो गया, कुछ बात सुनो, फिर सोप डिटर्जेंट पे बढ़ते हैं। पहली बात तो यह है कि आपका इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के कुछ यूजेस भी लिखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, वो मैंने यहाँ नहीं दिए, उससे टाइम वेस्ट होगा। सिंपल यूजेस हैं, मैं उसमें कुछ समझा नहीं सकता, वो आपको याद ही करने हैं। प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने दोनों समझा दी। जो बची हुई चीज़ें यूजेस जो आपके एनसीईआरटी में पॉइंट्स में लिखी है उसको आपको याद करना है खुद, ठीक है? उसमें कुछ समझाने वाला नहीं, इसलिए मैंने यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करा। दोनों के यूजेस लिख रखे, उनको आपको याद करना है। गुड सोल्यूबल है, मेडिसिन में यूज़ होता है, इथेनॉइक एसिड है, एसिड के यूजेस कुछ हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी बुक में, आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे पहली बात तो इथेनॉइक एसिड खत्म हो चुका। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ पे ले एक ब्रेक, क्योंकि मैं भी अब यहाँ पे लेने वाला हूँ एक ब्रेक। मैं तुरंत यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोप्स नहीं, देखो मैं चाहता तो सोप्स एंड डिटर्जेंट की अलग वीडियो डाल सकता था, लेकिन उससे एक दिन हम लोग पीछे चले जाते हैं, मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि हम पहले से 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं। तो मैं इसी वीडियो में लाया हूँ ताकि एक साथ ये मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ताकि इस पर नेक्स्ट वीडियो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली आए। तो लेकिन मैं अभी यहाँ पे लूँगा ब्रेक, मैं तुरंत यहाँ पे सोप डिटर्जेंट नहीं पढ़ाऊँगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ध्यान से आपको पढ़ना है। वीडियो बड़ी है लेकिन आप लोग देखिए पार्ट में, तो आप लोग भी यहाँ ले ब्रेक, मैं भी यहाँ लेने वाला हूँ ब्रेक। चलते हैं सोप डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है? आई होप आप लोग ब्रेक लेके आए हो, ठीक है? इथेनॉइक एसिड को लेके पढ़ने के बाद आए हो, आपने ब्रेक लिया है। अगर नहीं लिया है, वही देखने लगे
क्योंकि मैं तो वीडियो के में तो 1 सेकंड बाद ही आ गया, लेकिन असलियत में मैंने भी ब्रेक लिया है इसको पढ़ाने से पहले, क्योंकि अलग टॉपिक है थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल अलग टॉपिक है। इथेनॉल इथेनॉलिक एसिड खत्म हो गया वहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। बेसिकली एक नई वीडियो बननी चाहिए थी सोप्स एंड डिटर्जेंट पे, लेकिन वैसे ही मैं 1-2 दिन पीछे चल रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा ये जो छोटा सा टॉपिक है वो इसी वीडियो में मैं कर दूं, ताकि एक ही दिन वो वीडियो अपलोड हो जाए। फिर से कह रहा हूँ, अगर ब्रेक नहीं लिया तो ब्रेक लेके देखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कंफ्यूज होने वाली बात है, वैसे तो आप पूरी वीडियो साथ में देख सकते हो अगर आपको देखना हो, लेकिन दोनों अलग अलग टॉपिक है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने भी इसलिए ब्रेक लिया क्योंकि मैं भी पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि अलग टॉपिक ना, डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट शुरू करना है, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे सोप्स एंड डिटर्जेंट शुरू करना है। देखो पहले तो बेसिक, डिटर्जेंट क्या होते हैं। देखो ये सोप्स भी डिटर्जेंट से क्या है, डिटर्जेंट मतलब क्लींजिंग एक्शन वाले सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिनके पास कोई क्लींजिंग एक्शन है, वो किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो, जरूरी नहीं हो कपड़ा हो, ठीक है, उसको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन का मतलब सिर्फ उसमें डर्ट और ऑयल निकाल सकते हैं, उन्हें कहा जाता है डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट होते हैं 2 टाइप्स के, एक होते हैं सोपी, एक होते हैं नॉन सोपी। समझ में आई बात, एक होते हैं सोपी, एक होते हैं नॉन सोपी, ठीक है। डिटर्जेंट्स आर ऑफ 2 टाइप, सोपी एंड नॉन सोपी। इस सोपी को ही कहा जाता है सोप्स। ये जो सोपी डिटर्जेंट्स होते हैं उसी को कहा जाता है सोप्स, और जो नॉन सोपी हैं उसे या तो कहा जाता है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, या तो सिर्फ डिटर्जेंट्स ही कहा जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कह लो या फिर ओनली डिटर्जेंट्स कह लो, बात एक ही है। तो ये बात है कि है वो डिटर्जेंट सी, क्लींजिंग एक्शन वाले सब्सटेंस को डिटर्जेंट ही कहते हैं। बस डिटर्जेंट में 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक सोपी, वो उसे हम सोप्स कहते हैं जो हम पढ़ेंगे अभी, एक नॉन सोपी जिसे हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या सिर्फ डिटर्जेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको ब्रीफ देना चाहा कि क्या है ये सोप वाली चीज़ें, ठीक है। अब देखो डिटेल में पहले सोप को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेरा डस्टर नहीं मिला, ये रहा, फिर उसके बाद डिटर्जेंट्स पे जाएंगे। क्लियर। सोप्स को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, बिल्कुल फिर से रेडी हो जाइए, नोट्स पेन पेपर सब लेके सोप्स हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो। और काफ़ी इजी है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ कुछ खास नहीं, इजी टॉपिक है लेकिन अलग टॉपिक है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से पता नहीं कैसे कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर में आ गया। वैसे तो अभी यूज़ भी होगा, 1-2 केमिकल रिएक्शन का यूज़ होगा, ठीक है, लेकिन अलग टॉपिक है कुछ। इसमें आपको कुछ IUPAC की नेमिंग नहीं करनी, कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप का यूज़ नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है सोप्स, ठीक है। सोप्स की पहले तो डेफिनेशन लिख लो जो आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है, वो आपको याद करनी, ज़्यादा समझो मत उसे। क्या है, सोप्स आर द, सुना होगा ना ये, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये डेफिनेशन आई होप आपने कई बार सुनी होगी। विच हैज़ क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, मतलब सोप्स के पास क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ नहीं करना, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ समझना नहीं है, बस डेफिनेशन याद करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेशन पे, इसकी ये फॉर्म कैसे होता है। अभी ब्रेक लेने से पहले क्या था, क्या बताया था, सेपोनिफिकेशन के बारे में बताया था कि नहीं बताया था। सेपोनिफिकेशन ने बोला था जब ईस्टर को NaOH के साथ हीट करवाओगे तो अल्कोहल बनेगा और आपका ये बनेगा, सोडियम की सॉल्ट बनेगी, ठीक है। वही सोडियम सॉल्ट है सोप, वही सोडियम सॉल्ट को हम सोप कहते हैं। आओ मैं दिखाता हूँ, देखो इस जनरल रिएक्शन लिखने वाला हूँ मैं। ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, वेजिटेबल के ऑयल, वेजिटेबल तो नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से, जो वो है एनिमल और प्लांट ऑयल करके कुछ है, ठीक है, एनिमल्स या प्लांट ऑयल, तो उसे आप सिंपल ऑयल ले लो, ठीक है। और ये होता बेसिकली ईस्टर है, जो एनिमल के और प्लांट्स के जो ऑयल होते हैं ना, वेजिटेबल और एनिमल ऑयल, बड़ा है ना, वेजिटेबल के ऑयल, एनिमल के ऑयल, ये क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं, ठीक है। इनको मैंने क्या करा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करवा दिया, ठीक है। मान लो ये ईस्टर है, बस ईस्टर को हमें
चाहिए तो क्या एनिमल या वेजिटेबल ऑयल से प्राप्त हो जाएगा ईस्टर। NaOH के साथ हीट करवाया, क्या मिलता था? सोडियम की सॉल्ट मिलती थी, ठीक है। और ये सॉल्ट किस पे डिपेंड होगी भाई? ये सॉल्ट इस पे डिपेंड होगी, जैसा भी ऑयल लोगे या जिस भी प्रकार का ईस्टर लोगे उस प्रकार की सोडियम सॉल्ट बनेगी, ठीक है। और ये जो OH है इस ऑयल से निकल के फिर अलग सब्सटेंस बना लेगा जो है, जिसका जनरल नाम है ग्लिसरॉल। और ये एक टाइप का अल्कोहल है। याद करो सैपोनिफिकेशन वाली रिएक्शन में लास्ट में अल्कोहल बनता था, ठीक है, सोडियम सॉल्ट बनती थी। तो इसी सोडियम सॉल्ट को कहते हैं सोप, ठीक है। और इसी रिएक्शन को कहते हैं सैपोनिफिकेशन, इसी प्रोसेस को या इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या है? ऑयल, एनिमल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, उससे क्या मिला? ईस्टर मिला। NaOH के साथ हीट करा, सोडियम सॉल्ट बनी है। सोडियम सॉल्ट किस पे डिपेंड करेगी? जैसा ईस्टर लोगे वैसी सोडियम सॉल्ट बनेगी, ठीक है। मतलब सोडियम सॉल्ट बनेगी, बस वही सोप है, ठीक है। पोटेशियम भी बन सकती है अगर यहाँ NaOH के साथ किसी और बेस से करवाओ, स्ट्रॉन्ग बेस से, इसलिए मैंने पोटेशियम सॉल्ट भी लिखा था, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही मेन आएगी वो, इसलिए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर ग्लिसरॉल बनेगा। ग्लिसरॉल क्या है? एक टाइप का अल्कोहल है। जैसे सैपोनिफिकेशन की जो वो वाली रिएक्शन पढ़ी थी हमने जिसमें इथेनॉल वाला यूज़ कर रहे थे, तो उसमें इथेनॉल बना था, वही ग्लिसरॉल, कोई भी अल्कोहल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये एक जनरल रिएक्शन है, ये एक जनरल रिएक्शन है जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती, लेकिन यही है सैपोनिफिकेशन, असली रिएक्शन जिससे हमें सोप मिलता है, ठीक। तो सोप क्या होता है और फॉर्मेशन ऑफ सोप, आई होप समझ में आया होगा। आओ पढ़ते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ सोप। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अभी फॉर्मेशन पढ़ा दिया, अभी स्ट्रक्चर ऑफ सोप पढ़ा दूँ, उसके बाद वर्किंग ऑफ सोप यानी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कैसे सोप काम करता है वो पढ़ा दूंगा। उसके बाद एक लिमिटेशन आएगी सोप की, जिस लिमिटेशन के चलते हमें डिटर्जेंट पढ़ना पड़ेगा। ये सारी बातें हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो चलो फॉर्मेशन के बाद आइए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप्स, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से वर्किंग यानी क्लींजिंग तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो तुरंत समझ में आ जाएगा, इसलिए स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेशन आई होप आपको क्लियर होगा। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन यूज़ करके हमने इसका क्या है फॉर्मेशन कर दिया। चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सोप। स्ट्रक्चर, चलिए मान लो सोप का मॉलिक्यूल, मान लो क्या ऐसा ही होता है। सोप का मॉलिक्यूल होता है टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, का भी नाम सुना है एनसीईआरटी बुक में? टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं आइकॉनिक पार्ट, इसे कहते हैं वही आइकॉनिक पार्ट का उल्टा, जो भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कह लो, ठीक है, वही हाइड्रोकार्बन जो मेन चेन वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, नॉन आइकॉनिक पार्ट ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये जो है ना, ये आइकॉनिक, इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, वही जो सोडियम सॉल्ट के आयंस बनते हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। और ये क्या होता है? ये इनसोल्यूबल तो होता है वाटर, मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन सोल्यूबल होता है ये ऑयल में, डर्ट में, ग्रीस में, ठीक है। ऑयल हो गया, डर्ट हो गया, ग्रीस हो गया, इन सब में ये सोल्यूबल होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, और ये सोल्यूबल इन वाटर होता है आइकॉनिक वाला पार्ट, ठीक है। हाइड्रोफिलिक कहते हैं इसे, नाम सुना होगा हाइड्रोफिलिक। इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डर रहा है पानी से, तो हाइड्रोफोबिक, वो हाइड्रोफिलिक, ठीक है। क्लियर? ये है स्ट्रक्चर ऑफ सोप। टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है। और आइकॉनिक पार्ट होता है एक, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है। आइकॉनिक पार्ट सॉल्युबल होता है वाटर में, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट सॉल्युबल होता है ग्रीस या ऑयल में। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एक नाम दे दिया इसका, ठीक है। ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आई बात? तो मान लो ये आपका पानी है और इसमें कहीं पे भी ये जो पानी है ना,
ये जो वो वाला पार्ट होता है आपका, कह लो कि आइकॉनिक पार्ट होता है, वो सॉल्यूबल होता है वाटर में, वो सॉल्यूबल रहेगा वाटर में। और कहीं ना कहीं ये हाइड्रोफोबिक वाला सॉल्यूबल नहीं रहना चाहता, वो कहीं बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। बस ये बात मैं इससे यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, तो कुछ खास नहीं है। बस ये जो सॉल्यूबल वाला पार्ट है वो कोशिश करेगा वाटर में रहे, सॉल्यूबल रहे। और जो हाइड्रोफोबिक, जैसे यहाँ पे कोई डर्ट वर्ड का पार्टिकल नहीं है तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, सॉल्यूबल नहीं रहेगा वाटर में। जैसे ही कहीं आसपास डर्ट का मॉलिक्यूल आएगा, वैसे हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट डर्ट की तरफ भागेगा। समझ ही रहे हो, जब वैसे कपड़े साफ होते हैं, ठीक है। तो अभी समझाऊंगा जब क्लींजिंग एक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मिसली फॉर्म होता है यहाँ पे, पता नहीं उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करा जाता है, काफ़ी लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, मिसिली कहता हूँ मैं तो, ठीक है, मिसिली, ठीक है। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो अभी हम क्लींजिंग में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो पहले इसको इतना नोट डाउन करें, फिर मैं क्लींजिंग एक्शन पढ़ाता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आइए पढ़ते हैं क्लींजिंग, यानी क्या प्रॉपर्टी है सोप की कि वो कपड़ों को क्लीन कर देता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक। आइए पढ़ते हैं। और इसमें है क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मिसली की फॉर्मेशन। इसी फॉर्मेशन के बलबूता ये जो डर्ट होती है क्लोथ में उसको निकाल लेता है। स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाएगा, क्लींजिंग एक्शन में कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें जिस टाइम पे मैंने पढ़ी थी ना, वो मैंने बस इसको थोड़ा सा समझा था, फिर मैं समझ गया था कि ये कैसे काम करता है। मुझे कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इसलिए मेरा पूरे चैप्टर में फेवरेट पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और समझाता हूँ क्या है क्लींजिंग प्रॉपर्टी। समझो, मैंने लिया एक कंटेनर, इस कंटेनर में लिया पानी, ठीक है। मान लो यहाँ आ गया क्लोथ और ये है पूरा डर्ट का पार्ट। मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, ये है पूरा डर्ट का पार्ट, यहाँ डर्ट है, उस क्लोथ की वहाँ पे डर्ट है। सोप इसके अंदर डाला, सोप का क्या करेगा, सोप डाला, मॉलिक्यूल्स को देखो, सोप के मॉलिक्यूल्स को देखो। सोप का जो आप देखो जो आइकॉनिक वाला पार्ट होगा वो डर्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो डर्ट में सॉल्यूबल नहीं है, वो वाटर में सॉल्यूबल है, तो वाटर की तरफ रहेगा। मान लो यहाँ यहाँ है मॉलिक्यूल्स, यहाँ यहाँ है, तो डर्ट की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो डर्ट की तरफ घुसेगा, देखो ऐसे, वो डर्ट में सॉल्यूबल है तो वो डर्ट में जाएगा, डर्ट के अंदर सॉल्यूबल है तो डर्ट के अंदर घुस जाएगा। देखो ये आपका क्लोथ है, इसमें जो डर्ट और ऑयल है वो है, और ये आपके सोप के मॉलिक्यूल है। तो सोप का जो आइकॉनिक वाला पार्ट होगा डर्ट की तरफ नहीं जाएगा, वाटर की तरफ रहेगा। जो हाइड्रोफोबिक वाला होगा जो डर्ट में सॉल्यूबल है, वो इस ऑयल यानी डर्ट या गंदे क्लोथ में जाएगा, उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ये है डर्ट का पार्ट, ये आइकॉनिक पार्ट बाहर है वाटर की तरफ, और ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट ये डर्ट में ऐसे सॉल्युबल हो गया। और इसी फॉर्मेशन को कहते हैं मिसली फॉर्मेशन। एक स्पेशल टाइप की फॉर्मेशन है मिसली फॉर्मेशन, जिसके चलते ये सोप आपका क्लोथ को क्लीन कर देता है, मिसली फॉर्मेशन। अब होगा क्या, ये जो है ना ये डर्ट, ये हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, डर्ट अपने अंदर क्या कर लेगा, अंदर अपने अंदर समा लेगा इस डर्ट को, जो सॉल्यूबल है ना, तो डर्ट को खींच लेगा अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है, इस सोप में। और ये आइकॉनिक पार्ट क्या करेगा, इस डर्ट को वाटर में क्या कर देगा, सॉल्यूबल कर देगा। यानी जितनी भी डर्ट होगी, मेरे साथ बोलो, जितनी भी डर्ट होगी उसे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट अपने में खींच लेगा, आइकॉनिक पार्ट की मदद से वाटर में सॉल्यूबल कर देगा। यानी जब भी आप किसी गंदे कपड़े को, अगर आपने देखा होगा उस पानी है, पानी के अंदर सोप है, ठीक है, सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब भी आप कपड़े को अंदर डालते हो गंदा कपड़ा, वैसे आप देखोगे पूरा पानी गंदा हो जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है। यही पार्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपने इस पानी के अंदर सोप डाले तो सोप के मॉलिक्यूल ऐसे थे, जैसे ही कपड़ा डाला उस सोप के हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट ने डर्ट खींची सोप से, उस डर्ट को पूरे पानी में फैला दिया, पानी में सोल्यूबल कर दिया। और जब आप फिर उसके बाद अपने क्लोथ को रिंस करोगे, उसे कहा जाता है रिंसिंग, रिंस करोगे मतलब सारी डर्ट निकल गई, उसके बाद क्लोथ को एक बार साफ पानी में जब रिंस कर दोगे तो पूरा आपका क्लोथ साफ हो जाएगा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे काम करता है कि क्लोथ, ये सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो डर्ट को खींच लेगा और पूरे पानी में फैला देगा, पूरे पानी में डर्ट हो जाएगी और आपका क्लोथ सारा साफ हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट ने डर्ट खींच ली। यही है सिंपल सी, यही है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इतना सिंपल है बस।
बच्चे इसमें डरते हैं, पता नहीं डरते हैं, कुछ लोगों को पता होगा। सिंपल सा है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मिसली फॉर्मेशन की मदद से काम करता है, बस खत्म यहीं पे सोप। इसके आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए अब एक लिमिटेशन है सोप की, वह भी आपको बता दूं, फिर डिटर्जेंट भी पढ़ लेंगे, कोई जल्दी है नहीं, ठीक है ना। एक क्या है, लिमिटेशन है सोप की। इसी वजह से उस लिमिटेशन की वजह से हम सोप कम यूज़ करते हैं और डिटर्जेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं कपड़ों को साफ़ करने के लिए। इसीलिए इसी लिमिटेशन की वजह से, देखिए मैं बताता हूँ लिमिटेशन क्या है। आपके घर में जो पानी आता है ना, जिसमें आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसमें आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है हार्ड वाटर। क्या होता है? हार्ड वाटर। इस हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस। मैग्नीशियम के आयंस। ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ही उस हार्ड वाटर में जाएंगे, वैसे ही इसका आइकॉनिक पार्ट जो होगा, इस वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, उससे कर जाएगा रिएक्ट और बना लेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। ठीक है, और इससे बनेगा, रिएक्शन होने के बाद बनेगा एक वाइट प्रेसिपिटेट। बहुत इजी है, समझते जाओ बस। वाइट प्रेसिपिटेट, अभी मैं रिकैप भी कर दूंगा। वाइट प्रेसिपिटेट जिसको हम कहा जाता है स्कम। तो देखो, जब आप धुलते हो कपड़ा, तो जब सोप करते हो, तो पहले वो जो सोप है, ठीक है, वो जो सोप मॉलिक्यूल्स है, वो पहले कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट होंगे। ठीक है, उस रिएक्शन में आपका आधा सोप खत्म हो जाएगा। मतलब आपको फिर झाग बनाने, जैसे झाग कहते हैं, वो बनाने के लिए स्कम पहले बन जाएगा। ठीक है, देखो पहले जब आप सोप डालोगे, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं, तो ये उससे रिएक्ट करने चले जाएंगे, तो उस रिएक्शन में आपका आधे से ज़्यादा सोप खर्च हो जाएगा। तो क्या है, आपको फिर उसके बाद रिएक्शन तो हो जाएगी, चलो स्कम बन गया, फिर उसके बाद आपको सच में सोप यूज़ करने के लिए और एक्स्ट्रा सोप लगाना पड़ेगा। मतलब भाई आपका आधा सोप तो इसी रिएक्शन में खर्च हो गया, आपका कपड़ा साफ नहीं हुआ, और कपड़े को साफ करने के लिए आपको और एडिशनल सोप लगाना पड़ेगा, तो आपका सोप ज़्यादा खर्च होता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोप यूज़ करना पड़ता है इसी रिएक्शन की मदद से। हार्ड वाटर के अंदर ये सब सोप आया, इनसे रिएक्ट करा, सॉल्ट बनाया, वाइट प्रेसिपिटेट बनाया, स्कम। ठीक है, तो ये स्कम आपके पूरे पानी में वाइट प्रेसिपिटेट की तरह बिछ जाएगा, लेकिन कपड़े साफ नहीं होंगे। कपड़े को साफ करने के लिए एक्स्ट्रा सोप भेजना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सोप तो इस रिएक्शन में ही खर्च हो गया। ये बात थी, ये है इसका लिमिटेशन, कि हार्ड वाटर में ये रिएक्ट कर जाता है। लेकिन अगर सॉफ्ट वाटर हो, सॉफ्ट वाटर क्या है, जिसमें ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होंगे, उसमें सोप बहुत तगड़ा काम करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा अमूमन आपके घर में सॉफ्ट वाटर नहीं आता है, हार्ड वाटर ही आता है, तो सोप इसलिए घरों में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। क्यों डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, क्या उसका, अब तो समझ में आ गया होगा। डिटर्जेंट में कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं हो रही होगी, खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ, इसमें ये चीज़ हो रही है, लेकिन हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, इसका मतलब डिटर्जेंट में ये चीज़ नहीं हो रही होगी। अभी उसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल सोप्स मेरे ख्याल से यहाँ तक ख़त्म होता है। ठीक है, बस सोप के बारे में अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है, तो बहुत छोटी सी थ्योरी और बहुत ईजी थ्योरी है, यहीं सोप खत्म हो जाता है। इसकी लिमिटेशन के साथ खत्म होता है, और इसकी लिमिटेशन के बाद ही डिटर्जेंट का पार्ट शुरू हो जाता है। तो इसे पॉज करें, नोट डाउन करें, मैं समझाने जा रहा हूँ इसके बाद डिटर्जेंट। चलिए, अगर ये क्लियर है तो डिटर्जेंट भी पढ़ लेते हैं। डिटर्जेंट तो तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब सेम है, सेम काम करता है। जैसे सोप काम करता है, वैसे ये काम करता है। सोप के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, सोप के जैसा क्लींजिंग एक्शन होता है। बस एक खूबी होती है उसमें, कि उसमें ये चीज़ नहीं हो रही होती है, उसकी इसकी लिमिटेशन को वो कैप्चर कर लेता है बस। लेकिन मैं तब भी समझा देता हूँ थोड़ा बहुत डिटर्जेंट के बारे में। ठीक है, समझ आना जरूरी है भैया। इतनी बड़ी लेक्चर था, अगर इसके बाद एंडिंग अच्छी हो तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत, मेरा मानना है कि बहुत सक्सेसफुली हमने आपका कार्बन एंडेड्स कंपाउंड वाला लेक्चर ख़त्म कर लिया, बहुत सक्सेसफुली। मतलब मेरे ख्याल से इतना जोर देके मैंने हर टॉपिक को पढ़ा है कि अगर आप समझ भी जाएंगे ना, इससे तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी ये रट्टू वाला चैप्टर नहीं है, ये समझने वाला चैप्टर है। ठीक है, ठीक है,
चलिए डिटर्जेंट हेडिंग डाल लीजिए, लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर डिटर्जेंट्स। ठीक है, देखो डिटर्जेंट्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। बस इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसा कुछ है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन समझना नहीं, बस याद करना है। सेम स्ट्रक्चर और एज सोप, जैसा सोप का स्ट्रक्चर है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। सेम क्लींजिंग एक्शन, सेम क्लींजिंग एक्शन, जैसे वो मिसली बना के एक्शन करता था वैसे ये भी इसका एक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक एक होता है हाइड्रोफिलिक, ये भी वही काम करता है, डर्ट को खींच लेता है और पानी में बिखेर देता है और कपड़ा आपका साफ़ हो जाता है रिंस करने के बाद। वॉशिंग मशीन देखोगे एक बार कपड़े धोने के बाद रिंस करती है, उस रिंस से क्या होता है, वो कपड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है, वो जो पानी गंदा होता है वो निकल जाता है कपड़े को। एक बार फिर साफ़ पानी में धो दो तो कपड़ा असली तरीके से क्लीन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब इसमें खूबी क्या है, ये जो है हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स होती हैं वो नहीं बनती तो स्कम जो है यानी जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो भी नहीं बनता, तो एक्स्ट्रा डिटर्जेंट खर्च नहीं होता, कम डिटर्जेंट में ही आपका काम हो जाता है। यही है इसकी खूबी। एक डिसएडवांटेज भी है और एक सोप का एडवांटेज भी है। पहली बात तो एक तो ये एडवांटेज हो गया डिटर्जेंट का, एक दूसरा एडवांटेज है कि बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब जो जितना सोप, अगर ज़्यादा डर्ट होगी तो सोप नहीं खींच पाएगा, लेकिन एक बड़ी सी बड़ी डर्ट को भी खींच लेगा। डिटर्जेंट्स आर स्ट्रॉन्गर देन आपका सोप। बस यही दो हैं। एक डिसएडवांटेज भी है कि जो डिटर्जेंट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल। तो जो पानी होता है डिटर्जेंट से मिला हुआ, वो पानी बायोडिग्रेड नहीं होता है सॉइल में, वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। वो पानी में फिर वाटर को पोल्यूट कर देता है जब जाता है और वाटर पोल्यूशन पैदा हो जाती है। वाटर पोल्यूशन मतलब ऐसा पानी जिसमें डिटर्जेंट मिला है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। जब वो वाटर या किसी रिवर में जाएगा तो वाटर पोल्यूशन कर देगा, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं, डिग्रेड ही नहीं होगा। ठीक है, वहीं सोप का एक एडवांटेज आता है डिटर्जेंट के ऊपर कि सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, मतलब जिस पानी में भी सोप मिला होगा वो ऐसा नहीं है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, वो बायोडिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, वो डीकम्पोज हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन पैदा नहीं करेगा। बस इतनी ही बातें थी। ठीक है, एक दो एडवांटेज थे डिटर्जेंट के, मेन एडवांटेज ये हार्ड वाटर वाला, और एक सोप का भी एडवांटेज है डिटर्जेंट के ऊपर, ये बायोडिग्रेडेबल की कहानी। बस इस चैप्टर में इतना ही था, इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चंस नहीं हुए, कोई क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन की एक एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, जैसे कि हर चैप्टर में हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैसे ही इस चैप्टर की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, और इसमें सारे क्वेश्चंस जितनी भी इंपॉर्टेंट है सब मैं मिक्स करके सारे टॉपिक से क्वेश्चन, चाहे किसी का भी हो, चाहे नेमिंग का पार्ट हो, नोमेनक्लेचर का पार्ट हो, चाहे इनसे पार्ट हो जो हमने एक दो वीडियो में लास्ट में पढ़े उससे क्वेश्चन हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में ला रहा हूँ। फिलहाल चैप्टर की थ्योरी आज यहीं खत्म हो चुकी है, मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।